हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेके आ गई हूँ, जो कि आपका है आज मॉक टेस्ट हिस्ट्री का दूसरा। इसके पहले भी एक मॉक टेस्ट हिस्ट्री का हो चुका है। अब बारी बारी से सारे सब्जेक्ट का कराया जा रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के हिस्ट्री के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? किसका शासन काल में पूछा गया? तो शाहजहां के शासन काल में। तो कौन आया था विदेशी यात्री भारत? इसके शासन काल में जो आया था वो आया था मनुची। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात कर रहे हैं मनुची। मनुची जो था विदेशी यात्री, ये दारा अगर पूछ दे कि दारा सिकोह के सेना में तोपची कौन था, तोप चलाने वाला तोपची कौन था, तब कौन हो जाएगा? मनुची। और देखिए मनुची या तोपची कुछ कुछ मैच कर जाता है, तो ऐसे ध्यान में इसको रख सकते हैं। वही मनुची जो था औरंगजेब हो गया, शाह आलम हो गया, जय सिंह हो गया, ये सब के यहाँ भी अपना सेवा दिया था, लेकिन शाहजहां के शासन काल में ये क्या हुआ था? भारत आया था। ठीक। और इसके द्वारा एक लिखित यात्रा वृत्तांत का नाम पूछ दिया जाता है, तो उसका नाम था अस्टारियो द मोगोर। क्या विदेशी था तो विदेशी जैसा नाम भी था। अस्टारियो 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 द मोगोर का लेखक कौन हो जाएगा? मनुची ही हो जाएगा। इसमें क्या था? यात्रा वृत्तांत का वर्णन था। यात्रा वृत्तांत। ठीक। यात्रा वृत्तांत का नाम ही दिया था क्या? अस्टोरियो द मोगोर। तो किसने? तो मनुची ने। तो ये 2 पॉइंट इससे ध्यान में रख लेना। वही आपसे पूछ लिया जाता है कि विलियम हॉकिंस और जो जहांगीर, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, ये किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। और ये प्रश्न काफी बार पूछा हुआ प्रश्नों में से एक है। तो टॉमस रो हो गया और विलियम हॉकिंस हो गया, जो कि कब आया था? 1609 में आया था इसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। ठीक। और जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर भारत आया था। कौन? हॉकिंस और टॉमस रो। और इसी को विलियम हॉकिंस को ही क्या किया था? जहांगीर किसका उपाधि दिया था? इंग्लिश खान का उपाधि दिया था। किसका? तो इंग्लिश खान का उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, ये सब बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं। वही जो इब्ने बतूता था, ये कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। और ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किसके शासन काल में? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ठीक। तो ये थे यहाँ पर पहला प्रश्न। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? यानी कि चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो इस बारी बारी से जानते हैं। जैसे ऑप्शन ए में है लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, जो कि लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार कब? तो 1877 का ये बात है। उसी तरह संथाल विद्रोह। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। इसका ईस्वी काफी बार पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह कब? तो 1855 से लेके 56 के बीच। और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध यानी प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध कब? तो 1845 से 46 के बीच। 1845 से 46 के बीच। और इल्बर्ट बिल विवाद की बात करें तो 1884 में। तो इसमें देख लीजिए कि ईस्वी के अनुसार कौन सा घटना सबसे पहले हुआ। तो जो सबसे पहले घटना है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, जो कि 1845 से 46 के बीच में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ऐसा प्रश्न अब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देना। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया?
तो सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत कर लिया था? तो 1843 में। और ये ईस्वी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही बात करें, अगर पूछ दे कि सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सिंध विजय का श्रेय तो ये किसे जाता है? नाम पूछा जाता है चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय जाता है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब सिंध को अंग्रेज ने अधिकृत कर लिया था, उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है कि कौन था भारत का गवर्नर जनरल। तो उस टाइम जो था वो कौन था? जनरल एलन बेरो। जनरल एलन बेरो ही था जो कि गवर्नर जनरल था। और ये सब प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते। जनरल एलन बेरो ही था। जनरल एलन बेरो ही था जो क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था कब? तो 1843 में। ये सब पॉइंट को नोट डाउन करते चलना है आप लोग को भी साथ ही साथ में, ठीक। वहीं अगर पूछ दे जैसे सिंध विजय का श्रेय किसको गया? तो चार्ल्स नेपियर को। अब पंजाब विजय का, अगर पंजाब विजय का भी पूछ ले, हो सकता है प्रश्न ऐसे पूछ ले कि पंजाब विजय का श्रेय किसे गया था? तो ये भी किसे हो जाएगा? चार्ल्स नेपियर को ही। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा चौथा नंबर। देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गया, यानी सर्वोत्तम स्तूप किसे माना जाता है? ये माना जाता है सांची को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सांची आपका है कहाँ सांची स्तूप? तो ये आपको एमपी में, एमपी राज्य का कौन सा जिला मिलेगा आपको? रायसेन जिला में। कौन जिला में? तो रायसेन जिला में क्या मिलेगा? सांची स्तूप। और क्या रायसेन जिला मतलब मध्य प्रदेश का छोटा सा एकदम जिला है या नगर कहिए, वो है। और वहीं आपको क्या मिलेगा? सांची का सर्वश्रेष्ठ स्तूप, ठीक। सांची स्तूप को किसने बनवाया था? ये पूछ लिया जाता है। किसको बनवाया किसने था? तो सम्राट अशोक ने बनाया था। किसने? तो सम्राट अशोक ने कब बनाया था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था, ठीक। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बताया था, ठीक। चलिए वही अमरावती स्तूप का बात कर ले, ये भी पूछ लिया जाता है कि अमरावती स्तूप किस जिला में है या किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हमारा देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने? अब आ गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में दिख ही जाते हैं। और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, सारे अधिवेशन सब आपको टॉपिक वाइज में करवा चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखा कीजिए, सारे चीज़ों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे कम आयु में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। वही बात आ गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो पता ही होगा कि 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और अबुल कलाम आजाद जो कि 1923 का कहाँ? तो दिल्ली 1923 का दिल्ली कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे कौन? तो अबुल कलाम आजाद। और यही थे जो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वही बात कर ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा कि कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष क्या हो जाएंगे? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश
चंद्र बनर्जी। ठीक। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो कि 1940 में और क्या कहता है 1940 में और 1945 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, यानी कि 2 बार। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, 1940 वाला जो रामगढ़ में, और ये हो गया अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित। और आपको ये भी पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, आज़ाद भारत के। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन हो जाएंगे, तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक। और इनके जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है 11 नवंबर को, किनके जन्म दिवस पर, मौलाना आज़ाद के जन्म दिवस पर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा छठा प्रश्न में क्या है। तो क्या है, रजनामा किसका फारसी अनुवाद है। यहाँ कौन सा बुक पूछा गया है, रजनामा। रजनामा को क्या कहा जाता है, युद्ध की पुस्तक भी कहा जाता है, युद्ध की पुस्तक। और ये किसका फारसी अनुवाद है, तो ये है फारसी में अनुवाद जो किया गया है महाभारत का। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। महाभारत को एक और नाम से जानते हैं, जय संहिता। कौन संहिता, तो जय संहिता। और महाभारत का ही फारसी अनुवाद क्या है, रजनामा। वही बात करें कि किसने किया था ये अनुवाद, ये तो जाने कि किसका है, लेकिन किया किसने था, तो नकीब खां, नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। और किनका नाम आता है, शेख सुल्तान। तो हो सकता है आपको तीनों ऑप्शन में दे दे और पूछ दे इसमें से कौन नहीं थे या इनमें से कौन कौन थे, तो पता होना चाहिए। तो ये तीनों ने क्या था, महाभारत का फारसी अनुवाद। ठीक। वही बात कर ले अगर आपसे पूछे कि पंचतंत्र, तो पंचतंत्र का तो आपको पता है, बहुत बार बता भी चुके कि विष्णु शर्मा लेखक हैं। रजनामा का जानी, हुमायूं नामा का बात आएगा तो गुलबदन बेगम, अकबर नामा तो अबुल फजल। तो ये सब तो आपको, और ही कथा सरित सागर किसने लिखा है, ये तो सोमदेव ने। किसने, सोमदेव ने। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी, कौन बख्शी, तो मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। तो ये जो अध्यक्षता करता था ये सेना विभाग का, यानी कि सेना संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि जो मुगल काल में बख्शी क्या था, मीर बख्शी, ये राज का प्रमुख सेना का क्या था, संगठन था। और उसी विभाग का क्या करता था, ये अध्यक्षता करता था। बात करेंगे मुगल काल में, तो एक पॉइंट यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मुगल काल में दीवान ए रसालत पूछ लिया जाता है कि मुगल काल में दीवान ए रसालत जो था वो किस विभाग से संबंधित था। तो ये था आपका विदेश विभाग से। किससे, तो विदेश विभाग से संबंधित था। वही अगर दीवान ए बरीद की पूछ ले तो दीवान ए बरीद, और ये मुगल काल का बता रहे हैं, तो दीवान ए बरीद का अगर पूछ ले तो ये कौन विभाग से था, गुप्तचर विभाग से, गुप्तचर विभाग से। ठीक। और दीवान ए बजारत एक पूछ लिया जाता है, दीवान ए बिजारत, तो ये आर्थिक विभाग से। ठीक। जो वजीर के अधीन में होता था, आर्थिक विभाग। ठीक। अब बढ़िए 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारा है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगोर वाट मंदिर बनवाया। यानी कि आपसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पहले ही जान चुके कि कौन सा मंदिर, तो अंकोर वाट मंदिर। और ये है कहाँ, तो कंबोडिया के किस शासक ने बनाया, और ये कंबोडिया में है। और यहाँ आपसे शासक का नाम पूछ ले, तो हो सकता है प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ ले कि अंकोर वाट मंदिर है कहाँ, तो कंबोडिया में। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था,
तो ये करवाया था कंबोडिया का ही शासक कौन, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। देखिए ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रथम भी दिया हुआ है, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और ये जो अंकोर वाट मंदिर है ये विष्णु मंदिर है। कौन मंदिर है, तो विष्णु मंदिर है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सब संसार में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, एक पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि संसार में सबसे बड़ा या विश्व में सबसे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, तो वो भी आपका कहाँ है, कंबोडिया में है, कंबोडिया में है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है मंदिर क्योंकि यह मंदिर जो है यूनेस्को के विश्व विरासत में भी शामिल है। यह मंदिर यूनेस्को के क्या है, विश्व विरासत में भी शामिल है, विश्व विरासत में शामिल है। तो इसलिए ये करेंट की दृष्टि से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक। और अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज का प्रतीक चिन्ह है। सोच लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट बनता है। तो कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज का प्रतीक भी क्या है, अंकोर वाट मंदिर, राष्ट्र ध्वज का प्रतीक। हम तो बोलते भी जाते हैं, लिखते भी जाते हैं, तो आप लोग आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, अपना नोट्स आप लोग खुद से बना सकते हैं एक अच्छे ढंग से, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, नाजीवाद किसका समर्थक था। तो नाजीवाद जो किसका समर्थक था, तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था नाजीवाद, ठीक। वही नाजीवाद क्या है, तो एक विचारधारा है, क्या है, विचारधारा है। यानी कि समझ जाइए कि नाजीवाद क्या है, नाम मतलब नाम नहीं है, नाजी मतलब किसी का नाम नहीं है, यह है आपका एक विचारधारा। और ये विचारधारा जो था किसका समर्थक था, तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। यानी कि नाजीवाद विचारधारा में राज्य सर्वोच्च माना जाता था, मानव सहित सभी साधनों के लिए, मतलब राज्य ही केवल एक साधन था, ऐसा उसका विचारधारा था। तो इसीलिए नाजीवाद क्या होगा, एक विचारधारा हो जाएगा। और ये जो नाजीवाद विचारधारा है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था हिटलर द्वारा। किसके द्वारा, तो हिटलर द्वारा। उसी तरह अगर पूछ दे कि फांसीवाद, नाम सुने होंगे, फांसीवाद विचारधारा, तो फांसीवाद विचारधारा किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था मुसोलिनी के द्वारा। तो ये दो नाम ध्यान में आपको रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न में क्या है। तो 10वां प्रश्न है हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद पूछा गया, तो ये किसके बाद हुआ, सेडान का युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और सेडान का युद्ध कब हुआ, तो 1870 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। और इसी युद्ध के बाद क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, ठीक। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं किसको लिखा सकते हैं, इतना बस इसमें ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए 10 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया और कितने सारे इससे रिलेटेड पॉइंट हम लोग जाने। तो डेली आपको सेशन में हर विषय में ऐसे ही सॉल्यूशन कराया जाता है, डिटेल्स के साथ रहता तो आपका 20 क्वेश्चन ही है, पर फुल डिटेल्स के साथ आपको बताया जाता है। तो एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। तो आपसे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। जो कोई भी आपके भाई बहन दोस्त तैयारी करते हैं उनको चैनल को शेयर, लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। कौन सा नाम आ गया आपको, अजात शत्रु, जिसको क्या कहा जाता था, पितृहंता राजकुमार कहा जाता था। कौन सा राजकुमार, तो पितृहंता राजकुमार। पितृहंता राजकुमार क्यों, क्योंकि इसने अपने पिता की ही हत्या करके क्या किया था, गद्दी पर बैठ गया था, इसीलिए इसको पितृहंता राजकुमार। और ये किस वंश का है,
मतलब वंश का क्या नाम था, तो ये हर्यक वंश, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। वही बात कर ले, अगर आपसे पूछे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तब क्या हो जाएगा, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। और यही बिंबिसार को क्या किया था, इसने हत्या करके इसकी गद्दी पर बैठ गया था इसका पुत्र अजातशत्रु। और इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश, क्योंकि इसमें अपने क्या करता था, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता था। बाद में फिर इसका बेटा भी, यानी अजातशत्रु का बेटा भी इसको मारकर बैठा था गद्दी पर। तो इसीलिए ये पितृहंता वंश हो गया और ये पितृहंता राजकुमार हो गया। ठीक, और क्या क्या जान ही गए कि बिंबिसार का हत्या कौन किया, तो उसका खुद का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम पूछ दिया जाता है, क्या पूछ दिया जाता है, उसका उपनाम क्या था, तो उपनाम उसका जो था वो कुनिक था, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि कुनिक किसका नाम था, तो अजातशत्रु का ही कुनिक नाम था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, ये पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म का। किसका, बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था, तो बिंबिसार। ठीक, और क्या जान सकते हैं, बाकी तो जान ही गए कि बिंबिसार का हत्या कर दिया और इसको पितृहंता कहा गया। जो मेनली ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वही आपको यहाँ पर नोट डाउन कराया जा रहा है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर और देखते हैं 12वें प्रश्न में क्या है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपसे कौन सा उन्मूलन का पूछा गया, ठग का उन्मूलन। तो ठगी उन्मूलन जो हुआ था वो किसके काल में हुआ था, मतलब ठगी कहिए या फिर सती प्रथा या फिर ठगों का उन्मूलन जो नेतृत्व करता था वो कौन था, कैप्टन सलीमन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। मतलब कि इसको इसी चीज के लिए याद किया जाता है कि सती प्रथा उन्मूलन हो गया, दमन हो गया, उसमें मतलब ये क्या थे, नेतृत्व किए थे। और ठगों का वाला खास कर का ज्यादा इनका चर्चा है कि ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये कैप्टन सलीमन के द्वारा। और इसमें जो क्या भारत का गवर्नर जनरल जो था, भारत का गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी इसमें साथ थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अगर पूछ दे कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तब उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन यहाँ सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि तो किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था, तो ये कैप्टन सलीमन, इसी के नेतृत्व में क्या हुआ था, 1400 ठग को पकड़ लिया गया था, सोच लीजिए। और जिसको सरकार द्वारा मतलब क्या किया गया था, आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी इस कार्य में शामिल थे। अब चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। वह हत्या का, वह हड़प्पा कालीन होगा जी, हत्या कालीन नहीं, इसको हड़प्पा कालीन कर लीजिए। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, यानी का लोथल आ गया यहाँ पे नाम, तो लोथल आपको पता ही है कि किस नदी पर है, तो ये आपका है भोगवा नदी पर। तो भोगवा नदी पर स्थित था कौन, लोथल, जो कि क्या करता था, हड़प्पा कालीन, वही क्वेश्चन है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता था, लोथल का पुरातत्व स्थल, और वह किस नदी पर स्थित हो गया, तो भोगवा नदी पर। तो ये जान ही गए। लोथल अगर बात कर ले वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में, अहमदाबाद जिला में क्या स्थित है, लोथल स्थित है। ठीक, वही लोथल किनके द्वारा खोजा गया था, लोथल स्थल को, तो ये खोजा गया था 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप भी अच्छे से नोट्स बना सके। तो ये जो इसके खोजकर्ता थे किसके, तो लोथल स्थल के,
और जो कि कब हुआ था खोज, तो 1954 में। और कौन किए थे, तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। और क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है, इतना ही। लोथल का ही तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता में वह स्थान था जो कि क्या करता था, सिंध और सौराष्ट्र को भी जोड़ता था। तो ये सब बस जानकारी के लिए ध्यान में रखिए। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी, दिद्दा है, दिब्दा हो गया है, दिद्दा कर लीजिएगा, दिद्दा थी। किस वंश की पूछा गया, तो ये जो थी उत्पल वंश की थी। कौन वंश की, उत्पल वंश की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, वही बात करें कि पूछे कश्मीर में उत्कल वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये पॉइंट एक नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने किया था, तो अवंती बर्मन ने। किसने, तो अवंती बर्मन ने किया था। ये पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये क्या बोलता है, हाँ, जो इसका विवाह हुआ था राजकुमारी दिद्दा का, उसका किसके साथ विवाह हुआ था, ये भी पूछ देता है। तो रानी दिद्दा का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, तो क्षेमेंद्र गुप्त। नाम देखिए कैसा है, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्षेमेंद्र गुप्त के साथ विवाह हुआ था, जो कि कहाँ का राजकुमार था, तो वो था लाहौर, लोहार वंश का। लोहार वंश कर लीजिए, यहाँ लाहौर नहीं होगा, लोहार वंश था। तो लोहार वंश का हो जाएगा क्या, राजकुमार था क्षेमेंद्र गुप्त, और उसी से इसका शादी हो गया था। ठीक, वही बात करें कि आपको हम बता चुके हैं कि कारकेट वंश की स्थापना कश्मीर में किसने की थी, तो दुर्लभ वर्धन ने। यह नाम भी आपको हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है, देखिए हम आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। जो चीज़ आपको पेड बैच में दिया जाएगा एकदम अच्छे से, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे दिल से अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। और आपसे बदले में बस सपोर्ट मांगा जा रहा है। तो आप लोग जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी हम और भी आप लोगों के लिए और सोचेंगे और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है, सीधा सीधी यही प्रश्न है। तो ये उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन पर आधारित है। ठीक, वही बात कर ले उपनिषद से और क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो उपनिषद को ही क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। तो अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से किससे वेदांत कहा जाता है, तो उपनिषद को ही क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। और ये किस पे क्या है, ये उपनिषद पुस्तक है जो किस पे आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है। वही बात कर ले, अगर पूछे उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ यही होता है कि गुरु के पास शिष्य का निष्ठा पूर्वक बैठना। गुरु के पास शिष्य का निष्ठा पूर्वक बैठना, निष्ठा पूर्वक बैठना, ये इसका अर्थ होता है। और क्या पूछ ले जा सकता है कि उपनिषद की संख्या, कुल संख्या कितनी है, तो जो संख्या है वो कितनी है, तो 108 है। ठीक, और सबसे जो महत्वपूर्ण उपनिषद है या सबसे विशाल जो है उसका नाम क्या है, तो नाम काफी बार पूछा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो कि सबसे विशाल भी है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको जरूर नाम को ध्यान में रखिएगा। देखिए बृहद मतलब होता क्या है, बड़ा। तो सबसे बड़ा कहिए या सबसे विशाल कहिए, कौन हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। आ गया हमारा 16वां प्रश्न, क्या है कि ऋग वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसको महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था,
तो ये जो समझा जाता था वो किसको समझा जाता था? गाय को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक। और ऋग्वैदिक काल में आपको पता है कि गाय को क्या कहा जाता था? अघनिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अघनिया, यानी कि जिसकी हत्या न की जा सके। तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण संपत्ति। वही बात कर ले, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है और आपको हम चारों वेद पढ़ा चुके हैं। वैदिक काल का पॉइंट निकला तो बता दें कि आपको टॉपिक वाइज सेशन में चारों वेद फुल डिटेल्स में पढ़ाया गया है। तो आप लोग वो सब वीडियो भी देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा कि कैसा प्रश्न है या कैसा टॉपिक है, क्या इसमें जानकारी हमको मिल रहा है। तो वैदिक काल की बात करें तो 2 भाग में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं। तो ये सब पूछ लिया जा सकता है कि कितना, तो 1500 BC से 1000 BC कौन चला था? पूर्व वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से क्या 600 BC। ठीक। और ऋग वैदिक काल में अगर पूछे कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का, जैसे मुख्य मूल्यवान संपत्ति तो गाय को समझा जाता था, लेकिन ऋग वैदिक काल में अगर पूछ ले कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो अब क्या हो जाएगा? तो ये था आधार जो था पशुपालन। पशुपालन, वही पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाता था? गाय हो जाता था। और इस काल में आपको पता ही होगा कि जो भी युद्ध हुआ मुख्यतः पशुओं के लिए किया जाता था। मतलब जिसके पास जितना गाय रहेगा, जितना संख्या में हुआ, उतना धनवान माना जाता था। इसीलिए तो ऋग्वैदिक काल को गविष्ट युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गविष्ट कहा जाता है ऋग्वैदिक काल के युद्ध को। क्या कहा जाता है? गविष्ट, यानी कि जिसका अर्थ ही होता है गाय का खोज। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 17। और हाँ, अगर आपका इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और क्या है? स्त्री और शूद्र, यहाँ शुद्ध लिखा गया है, इसको शूद्र कर लीजिएगा। चूँकि हम खुद टाइप भी करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, यही आपसे पूछ लिया गया है। तो ये जो भाषा बोलते थे वो बोलते थे प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात कर लें कि जो गुप्तकालीन नाटक वगैरह होता था नाटक में, तो उसमें क्या होता था कि शूद्र और स्त्रियां जो थी प्राकृत बोलती थीं, लेकिन जो उच्च सामाजिक स्तर के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। तो इसी में जो उच्च समाज के लोग थे या उच्च सामाजिक स्तर के जो लोग थे वो कौन भाषा बोलते थे? तो वो संस्कृत बोलते थे। लेकिन जो स्त्री और शूद्र थी वो क्या बोलती थी? प्राकृत बोलती थी। वही अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत को किसने सर्वप्रथम राजभाषा बनाया था? किसको? संस्कृत को सर्वप्रथम राजभाषा किसने बनाया था? कौन भाषा? राजभाषा किसने बनाया था? तो ये बनाया था रुद्रदामन ने। रुद्रदामन, ठीक। और रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जाने ही होंगे, जो कि काफ़ी फेमस है, तो जूनागढ़ में है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और गुप्त काल की अगर पूछे राजभाषा, गुप्त काल की राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत। बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो, वहाँ लिखित संस्कृत नाटकों में पूछा गया, ठीक। और क्या जान सकते हैं? तो इतना ही पॉइंट यहाँ पर। एक शूद्रक की पुस्तक पूछ लिया जाता है कि शूद्रक की पुस्तक का नाम क्या था?
तो वो भी लिख लीजिए कि शूद्रक की पुस्तक का नाम जो था मृच्छकटिकम। कौन कटिकम? तो मृच्छकटिकम। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ ध्यान रख सकते हैं। शूद्र आया तो शूद्रक बता दिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके किसके बीच स्थित था? तो ये जो स्थित था किसके लिए? तक्षशिला सिंध तथा झेलम के बीच, यानी कि सिंधु और झेलम के बीच था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और वर्तमान में तक्षशिला जो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नालायक पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान नालायक बोल रहे हैं, तो नालायक पाकिस्तान में क्या चला गया है? वर्तमान में क्या है? तो तक्षशिला। वर्तमान में ये कहाँ है? तो वर्तमान में है पाकिस्तान में, पाक में। ठीक, और वहीं बात कर ले, तक्षशिला में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी अवस्थित था। और क्या जान सकते हैं? अगर पूछ दे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त किए थे, किस विश्वविद्यालय से? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक, और वही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। समझिए, मौर्य काल में पूछ दिया जाता है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा, इस तरह से ही प्रश्न रहेगा कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का क्या कह सकते हैं? सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? कौन था? तो तक्षशिला ही था। कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तक्ष को। नाम भी क्या था? तो तक्ष। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। और तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का भी सबसे बड़ा केंद्र था। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, और ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और भुवनेश्वर कहाँ? तो उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसी शहर में क्या है? लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये पूछ सकता है। तो भगवान तिरुभुवनेश्वर। देखिए, इसमें नाम में भी भुवनेश्वर है, भगवान के नाम में, तो याद रह जाएगा कि ये कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। तो भगवान तिरुभुवनेश्वर को ही ये मंदिर क्या है? समर्पित है। और इसका निर्माण कौन किया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण करता कौन था? तो निर्माण का नाम था याति केसरी। कौन केसरी? तो याति केसरी। याति केसरी कौन था? तो ये सोमवंशी राजा था। कौन वंशी राजा? तो सोमवंशी राजा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है आपको बता दिया जाता है। वही भुवनेश्वर शैव संप्रदाय का क्या हुआ है? मुख्य केंद्र भी रहा है। और लिंगराज मंदिर को ही नागर शैली, लिंगराज मंदिर को क्या कहा जाता है? नागर शैली का चरमवस्था भी माना जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं कि नागर शैली का चरमवस्था किस मंदिर को माना जाता है? तो लिंगराज मंदिर को। अब आ जाते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा अंतिम प्रश्न। लेकिन देख ही रहे होंगे आप लोग, एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर ज़रूर किया कीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी कमेंट हो आप लोग कमेंट किया कीजिए। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था, या मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो जफर द्वितीय कर लीजिएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय था जो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था। वही इसका शासनकाल की बात कहें तो कब से कब तक रहा था शासनकाल इसका? तो क्या हो जाएगा? 1837 से लेकर 57 के बीच तक रहा था। वही मुगल वंश का अगर पूछ दे, मुगल
मुगल वंश का संस्थापक, तब क्या हो जाएगा, तो मुगल वंश का संस्थापक जो कौन था, तो बाबर था। और ये मुगल वंश का अंतिम योग्य शासक था कौन, बहादुर शाह प्रथम। और ये आखिरी मुगल सम्राट भी था। वही बात कर रहे, मुगल वंश के जो शासक थे ये किस संप्रदाय को मानने वाले थे, ये पूछ लिया जाता है। तो सुन्नी संप्रदाय के, किसके, तो सुन्नी संप्रदाय के मानने वाले थे। ये चीज ध्यान रख सकते हैं। और मुगल वंश का महानतम शासक पूछेगा तब कौन हो जाएगा, मुगल वंश का महानतम शासक। तो महानतम शासक की जब बात आती है तब क्या हो जाता है, अकबर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब मुगल वंश का अंतिम महान शासक पूछेगा तो अंतिम महान शासक तब क्या हो जाता है, औरंगजेब। तो ये सब पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है, सबको एक जगह अच्छे से लिख लेना है। चलिए आज के लिए 20 प्रश्न हुए पूरे। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेके। तो आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।